नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको फटाफट अंदाज में कमोडिटी मार्केट के की तमाम खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछिए। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पर आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब हमारे मेहमान अगले आधे घंटे तक देंगे। अगर कोई सवाल रह भी जाता है तो अगले दिन इसी शो में आपके उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, भूपेश शर्मा है टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से। साथ ही हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं हमारे साथ। संदीप भान है, सीईओ हैं साइम डार्बी सिंगापुर, साइम डार्बी ऑयल ट्रेडिंग से। और साथ ही अजय जैन हैं, गेहूं के कारोबारी हैं, उनसे हम गेहूं मार्केट का हाल जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आज बुलेटिन की शुरुआत कच्चे तेल की साथ कर लेते हैं, उसके बाद पाम तेल पर जाएंगे, फिर संदीप सर से बातचीत होगी। सबसे पहले कच्चे तेल पर राय। रविंद्र जी, क्या लग रहा है आपको? एक पोजिशनल व्यू बताइए, जो ट्रेडर्स अगले हफ्ते के हिसाब से अगर कोई ट्रेड करना चाह रहे हैं कच्चे तेल में, तो किस तरह की चाल आपको दिख रही है? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या दिख रहा है? क्या ट्रिगर है कच्चे तेल के लिए अब? गुड इवनिंग विश्व मोहन जी। विश्व मोहन जी, मेरे हिसाब से पोजिशनल व्यू अभी देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्राइजेस कंसोलिडेट कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि अगर प्राइस एक्शन देखे तो एक ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है प्राइजेस WTI क्रूड के। और ऊपर में आई थिंक 79.50 से लेके $80 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, और ऑन द डाउन साइड $74 का एक सपोर्ट है। तो जब तक कि ये रेंज से नहीं निकलता क्रूड, मेरे हिसाब से क्रूड में एक रेंज बाउंड मूव कंटिन्यू रहेगा। और हमने ये पिछले कई हफ्तों से देखा है कि ये मूव चलता आ रहा है। इनफैक्ट इसमें अगर आप स्ट्रैडल का अगर ऑप्शन स्ट्रेटेजी करते हैं तो एक अच्छा पैसिव इनकम हो सकता है क्रूड में, क्योंकि काफी टाइम से क्रूड एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो नजरें ओपेक की मीटिंग पर है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि वो फिर से एक बार नेक्स्ट क्वार्टर में भी अपना जो प्रोडक्शन कट का स्टांस है उसे कंटिन्यू रखेंगे, तो वहां से सपोर्ट है। बट चाइना से कोई रिस्पाइट नहीं है। चाइना से अभी भी डिमांड को लेके चिंता है, अभी वहां पे डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स है। तो ओवरऑल आई थिंक डिमांड को लेके थोड़ी चिंता है, इसके लिए प्राइजेस में हम एक उछाल नहीं देख रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बैकग्राउंड में है, तो दैट इज सपोर्टिंग द प्राइजेस। तो थोड़े से मिक्स्ड फंडामेंटल्स है, जिसकी वजह से क्रूड में एक दायरे का ट्रेड कंटिन्यू है। मैं ये कहूंगा कि अगर प्राइस एक्शन में कोई भी इंडिकेशन आता है, अगर ब्रेकआउट $80 के ऊपर या फिर नीचे में $74 के नीचे अगर ब्रेकडाउन आता है, दैट वुड बी अ इंडिकेशन कि एक डायरेक्शनल मूव क्रूड में आ सकता है। बट तब तक के लिए मेरे हिसाब से दायरे में ही ट्रेड करना बेटर होगा। और अगर किसी को ऑप्शन स्ट्रैटेजी करना है तो आई थिंक स्ट्रैडल वुड बी अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू डू इन सच मार्केट्स। भूपेश जी, आपको क्या लग रहा है? आपको चाल किस तरह की कच्चे तेल की दिख रही है? जो ट्रेडर्स के लिए जो लेवल्स, किन लेवल्स का ध्यान रखे? क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस है आपकी तरफ से? नमस्कार विश्वनाथ जी। नमस्कार सर। मुझे क्रूड ऑयल में एक तेजी का ट्रेंड अभी भी समझ आता है। क्रूड का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव बना हुआ है चार्ट का। 6450 से 6440 के आसपास कहीं भी क्रूड ऑयल वायदा मिलता है तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए। 6400 के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे। 6510 और 6540 के लक्ष्य संभावित रहेंगे आज शाम के सेशन। अब एक दर्शक है, क्रूड पर ही उनका सवाल है, इसलिए ले लेते हैं। मनोज सिंघल है, 6315 रुपए पे क्रूड ऑयल 3 लॉट शॉर्ट किया है। क्या करना चाहिए रविंद्र जी इनको? हालांकि आपने बता दिया है आपकी स्ट्रेटजी, लेकिन एक बार इनके लिए बता दीजिए, ये इस स्ट्रेटजी में क्या करे? 6315 रुपए पे शॉर्ट का रखा है। देखिए, काफी आउट ऑफ द मनी है ये, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अभी अगर क्रूड के प्राइस देखें तो इट इज वेरी क्लोज टू द रेजिस्टेंस। जो WTI क्रूड है वो $78 के आसपास है। मैं ये कहूंगा कि $80 के आसपास के ऊपर का ब्रेकआउट पे ही एग्जिट करे। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो, नहीं तो होल्ड कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक दायरे का कारोबार है, तो पॉसिबिलिटी है कि नीचे में फिर से एक बार 7350-300 तक आ सकता है, जो कि उनका बाइंग शॉर्ट लेवल है। तो वहां पे एक बार एग्जिट कर सकता है। बट इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि $80 के ऊपर अगर निकल गया तो फिर $3-4 तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से $80 का स्टॉप लॉस रख के आप इसमें बने रह सकते हैं। चलिए, अब हमारे साथ एक और खास मेहमान है, संदीप भान साहब हैं। शुक्रिया संदीप सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले क्रूड पाम तेल पर बताइए। जो क्रूड पाम तेल है, लगातार यहाँ पर वापस से तेजी बढ़ती जा रही है। खबर ये है, एक तो बाकी तेलों के दाम भी बढ़ रहे हैं और साथ ही रमजान की मांग और मौसम भी
अनुकूल नहीं है, उससे भी कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आपको दिख रही है? क्या फंडामेंटल्स है, क्यों दाम बढ़ रहे हैं और आगे कितनी तेजी और आपको पाम तेल में दिख रही है? देखिए विश्वमोहन जी, जो पाम मार्केट में अभी क्या हुआ था, जो पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से यहाँ पे सीजनली ड्रॉप हुआ था प्रोडक्शन में, जो कि एक सीजनल फिनोमेना है, दिस लास्ट टिल मार्च तक। अभी डिमांड शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी आ गई, मिडल ईस्ट की फेस्टिवल डिमांड आने वाली है, चाइना की पिछले 2 3 दिनों में अच्छी बाइंग आई रही, इंडिया की जो शॉर्ट टर्म में थोड़े से स्टॉक्स बहुत कम हो गए हैं, इंडिया से भी बाइंग आ रही है। बाइंग के सामने उतनी सप्लाई है नहीं अभी, सीपीओ में अभी बड़ी शॉर्टेज बहुत है, लोकल रिफाइनर्स को यहाँ पे सीपीओ नहीं मिल रहा है, एक्सपोर्ट के लिए सीपीओ अभी मिल नहीं रहा है, दिस इज ऑन द पार्ट ऑफ सीपीओ। बट रिफाइंड प्रोडक्ट्स में जैसे आरबीडी पाम ओलिन है, वो आपको थोड़ा सा डिस्काउंटेड मिल जाएगा। और अभी सब तेलों के मुकाबले में देखें तो अभी सीपीओ सबसे महंगा हो गया है, सोयाबीन ऑयल नंबर 2 पे है, सनफ्लावर ऑयल नंबर 3 है, और सबसे सस्ता आरबीडी पाम ओलिन है अभी। उसका मेन रीजन अभी ये है कि सीपीओ अभी मार्केट में उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज बहुत है सीपीओ की, पर ये लास्ट नहीं करेगी ज्यादा देर, ये अनदर मंथ और सो, ये मार्च से अप्रैल सेकेंड हाफ से आपका सीपीओ की सप्लाई बढ़नी चाहिए, क्योंकि सीजनली प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे थोड़ा सा प्राइसेस के ऊपर थोड़ा सा लगाम लगेगा, जो अभी भी बढ़ता गया और इनफैक्ट 4000 रिंगेट और हमारे फ्यूचर्स मार्केट पे क्रॉस कर गया। ये आपको लग रहा है कि अप्रैल के बाद से यहाँ पर थोड़ी नरमी की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये जो रैली है ये कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है? इसलिए कि अभी भी अप्रैल अगर आप कह रहे हैं तो 2 महीने का वक्त है, तो इन 2 महीनों में और कितनी तेजी आपको दिख रही है सीपीओ में सर? ये अभी टॉप ब्रैकेट पे ये ट्रेड कर रहा है सीपीओ। अब ये ऑल डिपेंड्स करता है कि इंडिया की कितनी डिमांड आएगी। अगर इंडिया कंटिन्यूअसली बाय करता जाएगा तो यहाँ पे फिर प्रेशर आ जाएगा, प्राइस अपसाइड पे थोड़ा सा और आ जाएगा। अगर इंडिया से बाइंग ज्यादा नहीं आती है, then we might see that we are at the peak of the market. संदीप जी, एक और मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जो मलेशिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी इस बार अच्छा नहीं रहा है। फरवरी के महीने में काफी जो पाम प्रोडक्ट्स के जो एक्सपोर्ट थे वो काफी कम रहे। आगे को लेकर क्या संकेत मिले मलेशिया से? ये देखिए, जो अभी ये 14% ड्रॉप हुआ है एक्सपोर्ट्स में, जो आज नंबर्स आए हैं, वो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है एक्सपोर्ट में। दिस इज विद इन एक्सपेक्टेशन। एंड एक तो फरवरी का शॉर्ट मंथ, 29 डेज ओनली, तो उसमें 2 दिन का फर्क आ ही जाता है। एंड इसके सामने प्रोडक्शन भी उतना ही 8 to 10% की गिरावट है। सो एक्सपोर्ट को देखें तो गिर गया, कोई बड़ा संकेत नहीं देता है इसमें अभी, बिकॉज दिस इज विद इन एक्सपेक्टेशन। मलेशिया का सर क्या हाल है? बायोडीजल में भी तो वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बढ़ाते जा रहे हैं, ब्लेंडिंग बायोडीजल के लिए इस्तेमाल पाम तेल का बढ़ा रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले भी इस बार और बढ़ने वाला है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल उनकी रहेगी? उनकी पॉलिसी क्या हो सकती है पाम तेल को लेकर? क्या संकेत, वहां बैठकर आप सिंगापुर में हैं तो वहां से क्या संकेत मिल रहे हैं सर? इंडोनेशिया में बायोडीजल में कोई चेंज नहीं आएगी। जैसा उन्होंने मैंडेट अनाउंस किया है 35% ब्लेंडिंग, वो बिल्कुल इंप्लीमेंट हो रहा है और उसके ऊपर पूरी तरह से काम हो रहा है। बायोडीजल में कोई कमी नहीं आएगी। सप्लाई चेन की स्थिति क्या है? जिस तरह से रेड सी की दिक्कतें थी, तो ग्लोबल जो सप्लाई है, हालांकि आप कह रहे हैं कि बाकी तेलों के मुकाबले क्रूड पाम तेल ही ज्यादा है, आगे को लेकर और सप्लाई साइड को लेकर क्या दिक्कतें ग्लोबली आ रही है, या चीजें अब स्मूथ हो रही हैं, रेड सी की दिक्कतें भी अब कम हो रही हैं? ये देखिए, सबसे बड़ी चीज इस बार ये रही कि सोयाबीन ऑयल में तेजी आई नहीं। सोयाबीन ऑयल में एंटिसिपेटेड ह्यूज क्रॉप इन साउथ अमेरिका के चलते एग्रेसिव सेलिंग आ गई थी, जिसके चक्कर में सोयाबीन ऑयल पाम ऑयल से भी बहुत नीचे हो गया। इसकी क्रॉप बड़ी अच्छी है, इसके चक्कर में सोयाबीन ऑयल में उतनी ज्यादा बढ़ोतरी आ नहीं रही है। पाम की शॉर्ट सप्लाई जो थी वो अभी शॉर्ट टर्म है, ये आने वाले महीनों में ये सप्लाई बढ़ेगी, एंड देन पाम विल हैव टू गो बिट लोअर टू गेट बैक इट्स डिमांड। जो आज हमने डिमांड खोई, जैसे इंडिया में अभी एंटिसिपेटेड है कि नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में देयर विल बी ह्यूज अराइवल ऑफ सोयाबीन ऑयल, पर ये जो सोयाबीन ऑयल इंडिया आ रहा है, इसमें से पार्ट ऑफ इट इज एट द कॉस्ट ऑफ पाम ऑयल डिमांड। जो प्राइस के चक्कर में इंडिया में सोयाबीन ऑयल की कंपिटिटिवनेस ज्यादा बढ़ गई थी, उसके चक्कर में पाम ऑयल में ज्यादा इंडिया ने लिया नहीं। तो दिस वाज ऑल एट द कॉस्ट ऑफ palm oil. But in coming months, palm oil will have to get back its demand. Palm oil will have to get down to adjust the prices so that we can get back the demand that we have lost to the soybean oil आखिरी and सवाल, sunflower. जी जी, आखिरी सवाल आपसे होगा, बाकी तेल को लेकर, बाकी खाने के तेल को लेकर आपका प्राइस आउटलुक क्या है? पाम तेल की तो आपने बहुत बातचीत कर ली, बाकी खाने के तेल को लेकर आपको क्या लग रहा है, किस तरह की चाल रहेगी यहाँ से? देखिए सर, जैसे मैंने बताया, सोयाबीन ऑयल में क्रॉप बहुत बम्पर है साउथ अमेरिका में, तो उसमें कोई एग्रेसिवली फ्यूचर्स मार्केट में वहां सब शॉर्ट है, जिसके चलते ये इतना नीचे आ गया। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड
सनफ्लावर ऑयल में भी कोई ज़्यादा तेज़ी दिख नहीं रही है। पाम ऑयल पीक पे चल रहा है, उसमें थोड़ा-सा अब आने वाले महीने में ये शॉर्ट सप्लाई कम होने के बाद जो ही सप्लाई बढ़ेगी नेक्स्ट मंथ, मे बी मार्च, सेकंड हाफ मार्च और अर्ली अप्रैल से प्रोडक्शन बढ़ना चाहेगा। उसके बाद से थोड़ा-सा पाम को थोड़ा-सा डिमांड रिकवर करने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा प्राइस में। ओके, शुक्रिया संदीप सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पाम तेल के साथ साथ बाकी खाने के तेल के मार्केट का भी आउटलुक समझा दिया कि क्या स्थिति बन रही है। चलिए एग्री के बाद वापस से नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं। अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं कि गोल्ड में हालांकि बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। दूसरी तरफ चांदी में जो निवेश के मौके अब दिख रहे हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो जिस तरह से बने हैं उसके मुताबिक वैल्यूएशन अब चांदी के ज़्यादा सस्ते दिख रहे हैं। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट अगर देखें तो उनका भी यही कहना है कि जो सेकेंड हाफ होगा इस साल का वो चांदी के लिए बेहतर रहेगा। एक एक करके बात करते हैं। रविंद्र जी, गोल्ड पर सबसे पहले बताइए क्या लग रहा है? काफ़ी सीमित दायरे में है, अगले हफ्ते की चाल किस तरह की आपको गोल्ड की दिख रही है? बिल्कुल विश्वमोहन जी, मेरे हिसाब से गोल्ड में काफी टाइम से ये $2030 नीचे में और ऊपर में $2040-45 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो 62,000 से लेके 62,300-400 के बीच में है। इसका रीजन मेनली यही है कि कोई साइड से ट्रिगर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो डेटा यूएस से आ रहे हैं दैट इज थोड़ा सा मिक्स्ड है। अभी अगर हम पहले के डेटा, अभी रिसेंट के डेटा देखें तो थोड़े से वीक थे, कंज्यूमर स्पेंडिंग थोड़ा सा वीक आया था। लेकिन उसके पहले देखें तो लेबर मार्केट अभी भी टाइट है काफी, और दूसरे डेटा थोड़ा से पॉजिटिव आ रहे हैं। तो गोल्ड थोड़ा सा, आई वुड से कि गोल्ड ट्रेड जो है थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि पहले एक्सपेक्टेशन था कि मार्च में रेट कट होगा, उसके बाद मई हुआ, और अभी जून में रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन है वो अराउंड 50% है, जो प्रोबेबिलिटी इज 50%। तो मेरे हिसाब से इतना होने के बाद भी गोल्ड पकड़े हुए है, तो आई थिंक दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव, क्योंकि अगर हिस्ट्री भी देखे तो जब भी इंटरेस्ट रेट गिरता है तभी गोल्ड में हम एक उछाल देखते हैं। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो अभी भी बुलिश है। $1985 पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 1985 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक कि इसके नीचे नहीं जाता तब तक पॉजिटिवनेस बना रहेगा। अगर एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड देखें तो इसमें एक इनवर्स एचएनएस पैटर्न बन रहा है जो कंफर्म होगा $2045 के ऊपर। अगर वो होता है तो आई थिंक फिर गोल्ड फिर से एक बार $2080 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो आगे आने वाले जो डेटा से आई थिंक दैट विल बी द ट्रिगर, और उसके बाद ही एक डायरेक्शन मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से अगर लेवल की बात करें तो 2045 के ऊपर मैं थोड़ा सा बुलिश हो जाऊंगा। तब तक के लिए मेरे हिसाब से एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा। अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो अराउंड 62,500, 450, 500 के ऊपर इसमें एक बुलिश मोमेंटम फिर से लौटेगा, और 63,000 तक के प्राइजेस हम इसमें देख सकते हैं। तो आई थिंक वेट फॉर अ ब्रेकआउट। तब तक के लिए 62,000 से लेके 62,300, 400 के बीच में ट्रेड किया जा सकता है। और अगर सिल्वर की बात करें तो जैसे आपने राइटली बताया, सिल्वर में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। प्राइजेस काफी नीचे आ चुके हैं। गोल्ड सिल्वर रेशियो अराउंड 90.55 के आसपास चल रहा है, विच इज अ गुड रेशियो टू एंटर, क्योंकि यहाँ से पॉसिबिलिटी है फिर से एक बार रेशियो 86 से 85 तक भी आ सकता है। तो सिल्वर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। सिल्वर में मुझे लगता है कि जब तक कि 68,000, 67,000 होल्ड है लोअर लेवल्स पे, 69,000, 68,500 ये सारा एक अच्छा लेवल है बाइंग के लिए। ऊपर में हालांकि एक रेजिस्टेंस है अराउंड 70 to 73,000 का, उसके ऊपर निकल जाता तो फिर से एक बार बुलिश मोमेंटम आएगा। नहीं तो मुझे लगता है कि 69,000 से 72,000 का एक ब्रॉड रेंज रह सकता है सिल्वर। 9 to 72 का ब्रॉड रेंज रह सकता है, लेकिन जो लेवल्स है अगर 67 नीचे में जब तक नहीं टूटता है तो हर गिरावट पे आप एंट्री का मौका देखें। लेकिन एक ब्रॉड रेंज भी रविंद्र जी ने बता दिया, ये भी ध्यान रख सकते हैं। आप बताइए भूपेश जी, आपके लेवल्स क्या है गोल्ड और सिल्वर में, क्या सलाह है? जी, गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के दोनों के चार्ट काफी नेगेटिव बने हुए हैं। स्पेशली सिल्वर का चार्ट काफी नेगेटिव स्ट्रक्चर है चार्ट का। और आपके चैनल पर तो खैर 73,500 इवन 75,500 से लगातार सेलिंग की सलाह देते आ रहे हैं। आज भी कहेंगे कि इसमें सेल ऑन राइज का मार्केट है अभी भी, और 71,000 के आसपास या 70,900 के आसपास जहाँ कहीं भी बाजार मिलता है वहां बिक्री करनी चाहिए। 71,200 के ऊपर का मई वायदा में स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 70,200 और 69,800 तक के भी लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर लॉन्गर टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि 69,000 के आसपास अगर सिल्वर मिलता है तो एक पोजिशनल बेट करी जा सकती है सिल्वर में। वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में
बाजार में बिकवाली करनी चाहिए। 62,500 के नीचे जब तक बाजार ट्रेड कर रहा है, तब तक इसमें नेगेटिविटी जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि 62,000 के नीचे कहीं गोल्ड ट्रेड सस्टेन करेगा, तो इसकी जो नेगेटिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। नीचे में 61,800 और 61,500 के भी लक्ष्य देखे जा सकते हैं। चलिए, गोल्ड सिल्वर पर आपने राय सुन ली। आपको नेचुरल गैस और बेस मेटल्स पे भी राय देने से पहले एक और खबर है गेहूं को लेकर। 2024-25 के लिए सरकारी खरीद का लक्ष्य 350 लाख टन तय किया गया है। 2 सालों में जो सरकार का जो अनुभव था ना, वो अच्छा नहीं रहा था। 2023-24 में सरकार ने 341.5 लाख टन का लक्ष्य तय किया था। उसके मुकाबले सिर्फ 262 लाख टन की ही खरीदारी, सरकारी खरीदारी हो पाई थी। वहीं 2022-23 में सरकार का जो लक्ष्य था वो था 444 लाख टन का, लेकिन इसके मुकाबले सिर्फ 188 लाख टन की खरीदारी हो पाई थी। हालांकि इन दोनों में सालों में यील्ड काफ़ी कम हो गई थी, जो सरकारी लक्ष्य उससे कम उत्पादन भी हुए थे। लेकिन इस साल रिकॉर्ड बम्पर उत्पादन अनुमान के बावजूद सरकार ने लक्ष्य मॉडरेट रखा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय जैन है, गेहूं कारोबारी है। अजय जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या सरकार ने को लग रहा है कि ये टारगेट आसानी से अब अचीव हो जाएगा इस साल, जिस तरह के उत्पादन अनुमान है, या अभी भी आपको लग रहा है भाव जैसे ऊपर की तरफ है तो मुश्किल लग रहा है? निश्चित तौर पे इस साल सरकार ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है वो सरकार पूरी तरह से हासिल करेगी ऐसा नजर आ रहा है। 35 मिलियन ऐसा लक्ष्य है कि इस साल के उत्पादन को देखते हुए, सरकारी नीतियों को देखते हुए, मध्य प्रदेश में भी चूंकि बोनस की चर्चाएं चल रही है, राजस्थान में 125 रुपए बोनस का सरकार ऐलान कर चुकी है, तो बहुत आसानी से मुझे लगता है कि सरकार ये लक्ष्य हासिल कर लेगी। को लेकर क्या लग रहा है आपको? क्या दाम आगे किस तरफ जाने वाले हैं? हालांकि सरकारी हस्तक्षेप भी काफी ज्यादा होता है, उसके बावजूद भाव किस तरफ आप जाते दिख रहे हैं यहाँ पे, जो करंट भाव है वहां से? देखिए, अभी आवकों का दबाव पूरे भारत में बना नहीं है। जैसे ही अराइवल का प्रेशर भारत में बनेगा, सभी राज्यों में एक साथ जब अराइवल का प्रेशर करीब 1 अप्रैल के आसपास जब बनेगा, तब भाव में यहाँ से करेक्शन आने की उम्मीद है। आज जो भाव है उससे लगता है कि 1-1.5 रुपए का करेक्शन हमें दिखाई देगा। एक और सवाल मेरा आपसे होगा, सरकारी खरीद की आपने बात कर ली, भाव की बातचीत कर ली, अब उत्पादन को लेकर सरकार का जो लक्ष्य है, और कई सारी रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट के हिसाब से वो कई सारे जो सरकारी हालांकि संस्थान है वहाँ की ही रिपोर्ट है, वो उनको भी लगता है जो सरकारी लक्ष्य हो सकता है उससे भी ज़्यादा उत्पादन हो जाए। आपका अनुमान क्या है? आप भी ग्राउंड पर जाते होंगे, आप अभी की फसल की कंडीशन देखकर, मौजूदा तापमान को देखकर क्या लग रहा है, किस तरह का उत्पादन अनुमान है और वो कितना वाजिब है? देखिए, सरकार ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है 1140 लाख टन का, जो हमारी फर्स्ट वेराइटी की क्रॉप है मध्य प्रदेश में, जो अभी अराइवल्स का प्रेशर आ रहा है उसमें यील्ड का इशू है। गुजरात में भी थोड़ा यील्ड का इशू है। तो जो सरकार का लक्ष्य है, मुझे कहीं से भी उससे आगे निकलते हुए उत्पादन नजर नहीं आता। कुछ भी सरकार के लक्ष्य के सामने 1100 से 1110 लाख टन के आसपास हमारा कुल उत्पादन होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला और गेहूं के मार्केट के बारे में बता दी कि क्या ग्राउंड की स्थिति है। सरकार ने जो तय टारगेट किए हैं सरकारी खरीद के, वो भी पूरे हो सकते हैं, और आपने अपने अनुमान प्राइस को लेकर भी शेयर कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से बात अब कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस पर रविंद्र जी अपनी राय रखें, बताएं क्या करें, किस तरह की चाल रहेगी और आपके लेवल्स क्या हैं ट्रेडर्स के लिए? नेचुरल गैस में मोमेंटम थोड़ा सा बुलिश लग रहा है विश्व मोहन जी, क्योंकि जब से पिछले वीक में ये न्यूज आया कि कोई शेल प्रोड्यूसर अपना आउटपुट घटा रहा है, तो वहां से एक इसमें बुलिश मोमेंटम शुरू हुआ, क्योंकि प्राइसेस काफी नीचे आ चुके हैं और इट केम डाउन टू अराउंड $1.5 पर MMBTU। तो ये काफी लोअर लेवल्स है और इस वजह से ही हमने एक बाउंस बैक देखा है। लेकिन मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि चार्ट पे भी एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। डेली चार्ट पे तो अगर नाइमेक्स एनजी देखे तो डेली चार्ट पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, वीकली पे एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें एक बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगा
जो अपसाइड है वो हमें लगता है कि 180 से 190 तक आ सकता है नेचुरल गैस में। लोअर लेवल्स पे 148, 145 का अच्छा सपोर्ट है, तो 148, 150 के आसपास बाइंग अच्छी है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात करें तो 152 का इसमें रिवर्सल जोन है आज के लिए, और 155 के आसपास बाइंग जोन है, तो मेरे हिसाब से वहां पे एक बाइंग बन सकता है। और वो अपसाइड में हमें लगता है कि इमीडिएट पर्सपेक्टिव से 160 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक 180 से 190 तक के टारगेट्स वेरी मच पॉसिबल है। भूपेश जी, आपके लेवल्स क्या हैं एनजी में? जी सर, नेचुरल गैस में अभी वायदा में खरीदारी करनी चाहिए। 156.50 का भाव है और इसमें 154 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। लक्ष्य 161 और 164 के रहेंगे। वहीं लॉन्गर टर्म की स्ट्रेटजी की बात करूं तो बाजार में 140 या 145 के आसपास जब भी बाजार मिलता है तब इसमें खरीदारी करनी चाहिए। नीचे में 135 का नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 175 और 191 के लक्ष्य संभावित रहेंगे पोजिशनल। जी, मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है आपको? मेटल में सर अभी कॉपर में बिकवाली की सलाह रहेगी। 727 के आसपास का दाम है और यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। 731 का स्टॉप लॉस रहेगा। 721 और 717 के लक्ष्य संभावित है। रविंद्र जी, आपकी कॉल बेस मेटल्स में? मुझे लगता है कि कॉपर में एक दायरे का ट्रेड है, लेकिन ये इसमें एक अच्छा मोमेंटम आया है पिछले कुछ दिनों में, और पॉसिबिलिटी है कि 730 तक एक बार जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि 725 के आसपास इसमें बाइंग बन सकती है। 723 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 723-24 के आसपास जो बाइंग है वो अराउंड 725-70 के आसपास है टू बी प्रिसाइज। और अपसाइड मुझे लगता है कि 730, 731 तक आ सकता है। वहां से एक बार हम थोड़ा सा एक सप्लाई देख सकते हैं, बट लोअर लेवल्स पे बाइंग सजेस्टेबल है लुकिंग एट द मोमेंट। जीरे में क्या हो रहा है भूपेश जी? क्या जीरे की चाल आपको आगे कैसी दिख रही है? क्योंकि जिस तरह का अराइवल प्रेशर है और कहा जा रहा है कि मार्च में भी और रिकॉर्ड अराइवल्स हो सकते हैं, क्या लग रहा है वो देखते हुए किस तरह की चाल रहेगी? एक ब्रॉडर बताइए, जिनका थोड़ा सा पोजिशनल अगर जिनको व्यू रखना है जीरे में, क्या सलाह देंगे, क्या लेवल्स ध्यान रखें? जी सर, जीरे में अभी भी मेरी सलाह बिकवाली की रहेगी, जैसे कि पिछले कई बार से सलाह बिकवाली की है। और अभी भी मैं कहूंगा कि जीरे में कोई भी उछाला आता है तो उस उछाले को सिर्फ बिकवाली के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि जीरे की जो पुल बैक है वो 25,800, 26,200 के ऊपर नहीं निकलेगी। डाउन साइड में 24,000 और 23,200 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। सिर्फ भाव देखकर खरीदारी ना। जी, आपकी राय पूरे ही मसाले काउंटर पे क्या आपको लग रहा है ज्यादा कमजोर हो सकता है और कहां आपको तेजी दिख रही है? रविंद्र जी, आपसे मेरा सवाल था। मसाला काउंटर में मेरे हिसाब से धनिया को अगर देखें तो धनिया काफी आई वुड से कि काफी एक लेवल पे स्ट्रांग बना हुआ है, करीब 8,000 के आसपास, जो कि एक 200 MA का रेजिस्टेंस है। कंसोलिडेशन है काफी, तो आई थिंक इट इज ट्राइंग टू ब्रेकआउट, लेकिन हो नहीं रहा है। अगर ये 8,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मेरे हिसाब से इसमें एक नई रैली शुरू हो जाएगी, और पॉसिबिलिटी है कि 9,200 तक के प्राइजेस हम इसमें देख सकते हैं। वहीं अगर जीरा की बात करें तो जीरा में मेरे हिसाब से एक अच्छा लेवल पे आया है ये। हमने एक शार्प करेक्शन देखा इसमें फ्रॉम 65,000 हॉट लेवल्स टू 25,000। तो 25,000 का एक लेवल जो है वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है एज ऑफ नाउ, क्योंकि 200 दिन के एवरेज के आसपास है प्राइजेस। अगर नीचे आता भी है तो मुझे लगता है कि यहाँ से और एक 400-500 पॉइंट नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक रिवर्सल का वेट करना चाहिए। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो हम इसमें एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखेंगे। ओवरसोल्ड कंडीशंस में भी है मार्केट, तो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए फॉर अ बाइंग सिग्नल। और अगर बाइंग आ जाता है तो मेरा जो पहला टारगेट है वो अराउंड 28,000 के आसपास आ सकता है। और अगर टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक में एक ब्रेकआउट आया है, आई वुड से एक फ्लैग ब्रेकआउट है इसमें। और इसका जो रीसेंट हाई है वो 18,140 के आसपास, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर इसमें एक नया मोमेंटम अपसाइड शुरू होगा, जो कि 20,500, 21,000 तक भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से टर्मरिक में एक बुलिश मोमेंटम लग रहा है।
धनिया में इट इज वेटिंग टू ब्रेकआउट, और जीरा में जैसे मैंने बताया कि 200 मूविंग एवरेज के 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास है, कभी भी इसमें बाइंग आ सकती है। एक रिवर्सल के लिए वेट कीजिए। छोटे छोटे अब जवाब दीजिएगा। ग्वार पे फटाफट से बताइए भूपेश जी, क्या करें? ये ग्वार सीड के चार्ट का स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव बना हुआ है। 5400 जब तक ग्वार सीड मार्च वायदा क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें तेजी की कोई संभावना नहीं है। नीचे में खैर अभी गिरावट भी बहुत लिमिटेड बची है। मुझे उम्मीद है कि 5210 5180 के पास मल्टीपल सपोर्ट बने हुए हैं। लगता नहीं कि वो भाव टूटने चाहिए। अभी एक दायरे में बाजार रहेगा 5210 से लेकर और 5410 में ग्वार दिख सकता है। आखिरी सवाल रविंद्र जी, 20 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। कॉटन को लेकर इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त तेजी है, घरेलू बाजार भी रिप्लिकेट कर रहा है, हालांकि उस तरह की तेजी नहीं है। आगे क्या आउटलुक है आपका? मुझे लगता है कि तेजी कंटिन्यू रहेगा विश्व मोहन जी। अगर मई कॉन्ट्रैक्ट देखे सीटी इंटरनेशनल आईसी कॉटन का, तो मुझे लगता है कि 107 तक आ सकता है। अगर इसमें कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स 92 93 के आसपास, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। जब तक कि 89 के ऊपर है, आई थिंक बाइंग इसमें कंटिन्यू रह सकता है, और मेरा जो टारगेट है वो अराउंड 107 107.50 का। दिख भी रही है आइस कॉटन में। आप हफ्ते भर में ही देखें तो 15-16% की तेजी आ चुकी है, महीने भर में 26-27% की तेजी आ चुकी है। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कमोडिटी फटाफट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।